सभी साथियों को जय जेएमबीडी। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अमित राजपूत, कन्नौज से। साथियों, मुझे जेएमबीडी सिस्टम में 5 साल हो गए हैं और मैं इससे पहले टाटा मोटर्स में ब्रांच मैनेजर था। उसी समय मुझे जेएमबीडी का प्लान मिला और मैं आज जेएमबीडी को फुल टाइम करता हूँ। पैसा मुझे वहाँ भी मिलता था, अच्छा खासा था, बट पैसे के साथ साथ यहाँ मान सम्मान भी है, लोगों को दुआएं भी हैं, एक अच्छी इनकम है। जितनी मैं वहाँ पे सैलरी लेता था उससे डबल मैं यहाँ रिपर्चेज में कमा लेता हूँ। तो आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं कि किस्मत जी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। बहुत लोगों के मैसेज भी आए, कॉल भी आई थी आज कि सर शुगर के बारे में दोबारा बताया जाए। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को शुगर बीमारी के बारे में रिपीट करने वाला हूँ। अपना जेएमबीडी का कौन सा फूड सप्लीमेंट इसमें काम आने वाला है। और बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि मैं एलोपैथ दवा खा रहा हूँ, उसको कैसे छुड़वाया जाए और फुल टाइम हमेशा के लिए मुझे जेएमबीडी प्रोडक्ट का यूज करके उसकी आदत छूट जाए। तो आप लोग इस चीज को आज ध्यानपूर्वक सुने और नोट भी कर लें। जिन लोगों का शुगर लेवल एलोपैथ दवा खाने के बाद भी 200 से प्लस रहता है, 200, 300, 400 रहता है, बहुत ज्यादा अप डाउन होता रहता है और इंसुलिन भी लग रहा है, तो इस टाइप का कोई भी व्यक्ति हो तो उसको कभी भी अपना जेएमबीडी प्रोडक्ट देने से पहले उसकी जो मेडिसिन चल रही है उसको बंद ना करवाएं। उसके साथ ही अपने प्रोडक्ट चलाना है कम से कम 1 महीने। उसके बाद धीरे धीरे गैप करके बंद करवाया जाएगा, क्योंकि उसका शुगर लेवल अंदर से बहुत बड़ा होता है। दवा के कारण वो दबा हुआ होता है, लेकिन अपना जो आयुर्वेद फूड सप्लीमेंट है वो उस लेवल को मेंटेन करता है और जितना उससे दबा रहता है उससे कई गुना ज्यादा अपना बेहतर काम करता है उसको इसको मेंटेन भैया करने में। तो इसको आप किसी का माइक खुला हुआ है उसको म्यूट कर लें। तो सबसे पहले अपना जेएमबीडी डैब रक्षक, अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ रह रहा है, अंग्रेजी दवा भी खा रहा है, तो उसको सुबह शाम आप 30-30 ml करवा दें गुनगुने पानी के साथ, सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के बाद में 30 ml सुबह, 30 ml शाम को। वायोडीन 18 गोली ये आपको तीनों टाइम देनी है। जैसे वो एलोपैथ ले रहा है उसको वैसे ही लेने दें, उसके साथ ये चलानी है। और सादा पंच तुलसी भी दे दें। इसके बाद में त्रिफला रस, त्रिफला रस को शाम शाम को आपको देना है 20 ml गुनगुने पानी के साथ में लेटने के टाइम। और जिन लोगों को ज्यादा समय हो जाता है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को अपना सी बकथोन फूड सप्लीमेंट या ओमेगा 369 कैप्सूल, काफी लोगों का मैंने देखा है कि सिरप पीने की आदत नहीं होती है, ऐसे लोगों को आप ओमेगा 369 कैप्सूल भी दे सकते हैं। दोनों का एक ही काम है, बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। इसके बाद में आपको अपना जेएमबीडी का राइस ब्राइन ऑयल जरूर प्रमोट करना है। वो कितना भी कहे कि मैं शुद्ध घी खाता हूँ या कड़ुआ तेल शुद्ध अपना पिरा हुआ खाता हूँ, आपको तुरंत बंद करवाना है, क्योंकि शुद्ध कड़ुए तेल में भी 0.8% कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। वो भी दिक्कत पहुंचाता है, क्योंकि शुगर की वजह से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक बनने लगती है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें बन जाती हैं। ऐसे लोगों को अपना राइस ब्राइन ऑयल और मसाले जरूर प्रमोट करें अगर आपको फुल रिस्पॉन्स लेने हैं। इसके बाद में परहेज की बात आती है, तो आपको मीठी चीज बंद ही करवानी है क्योंकि शुगर लेवल बढ़ता है। साथ साथ में ठंडी चीजें भी बंद करवानी। कई लोग ठंडा पानी पीते रहते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं। फ्रिज वाला ठंडा पानी बिल्कुल बंद करवाने हैं। उससे क्या होता है, पेट की क्रियाएं बिगड़ जाती हैं, पेट साफ नहीं होता है, गैस बनने लगती है।
तली चीजें भी बंद करवानी है। तली चीजों से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज आने लगते हैं, चाहे वो हाथ पैर की हो या हार्ट की हो। और बादी चीजें भी बंद करवानी है, क्योंकि उस बादी चीजों का शुगर पेशेंट के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आज मैंने शुगर के बारे में दोबारा रिपीट किया, इसको आप अ, सही से अगर इस्तेमाल करवा देंगे जैसा बताया है, तो इससे मैंने 600 साढ़े 600 शुगर जिन लोगों को थी, उनकी भी मैंने 120 कर दी है। आज उनका डोज भी कम करवा दिया है और उनका लेवल मेंटेन रहता है। और आज जो सर मीटिंग देने वाले हैं, पंकज सर, आज बहुत ही पावरफुल मीटिंग होने वाली है। इसको आप लोग गहराई से समझें। अगर आप मार्केट में जेएमबीडी बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, तो अदर कंपनियों के बहुत से लोग बोलते होंगे कि हमारा बिजनेस जीरो नहीं होता है। तो उसी के बारे में विशेष तौर बताने वाले हैं सर। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, उनका कहना है कि हमारा बिजनेस कभी जीरो नहीं होता है, बिजनेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है, आपके यहाँ जीरो हो जाता है। तो उसकी विशेषता समझें। आज बहुत ही टेक्निकल मीटिंग होने वाली है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, समझें और नोट भी करें। आप लोगों को प्लान दिखाने के टाइम काम आने वाली बात है। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से ये आश्वासन है कि आज की जो मीटिंग है, ये बहुत टेक्निकल मीटिंग होगी। इसीलिए पेन कागज लेकर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ मैसेज हमें कर दे कि मुझे आवाज आ रही है, आप लोगों को आवाज पहुंच रही हो। कुछ मैसेज हमें कर दीजिए। हेलो। जी जी, तो ठीक है, सभी लोग ने मैसेज भी कर दिया। देखिए, आज एक बहुत ही टॉपिक अभी घटा हमारे साथ। मैं भिलाई में था, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर, पूरा प्लान सुनने के बाद सर आपका बिजनेस हर महीने जीरो हो जाता है क्या? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ भाई, जीरो तो हो जाता है। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। तो हमने कहा, कैसे गलत बात? थोड़ा अगर चर्चा कर ली जाए और बहुत गहराई से इस बातों को समझा जाए, तो हमें आप साबित कीजिए कि ये सच्ची है। कौन सा बिजनेस सही है? जिसका बिजनेस जीरो हो जाता है वो सही है, कि जिसका बिजनेस जीरो नहीं होता वो सही? तो काफी संघर्ष करने के बाद उनका जो परिणाम निकला, वो ये निकला कि उन्होंने कहा कि सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी को सुनाने के बाद एक वीडियो दिखाऊंगा 22 मिनट का। उसको आप आसानी से सुनिएगा, कुछ टॉपिक लिखिएगा, इसके बाद मैं फिर बोलूंगा। एक व्यक्ति था, व्यापारी था, वो बर्फी वगैरह बेचता था। तो कुछ ऐसी जगह उसकी दुकान थी जहां पर वो कुछ कस्टमर आने जाने में दिक्कत होती, तो उसने 2 सेल्समैन रखे और दोनों सेल्समैन को 50-50 बर्फी दे दी। एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम था। और उसने कहा, भाई तुम पूरब जाओगे और तुम पश्चिम जाओगे, 12 बजे तुम लोग फिर इसी चौक में मिलना और फिर मेरे पास आके हिसाब दे देना। एक बर्फी की कीमत 2 रुपए होगी। तो दोनों को बातें समझ में आ गई कि एक बर्फी बेचना है, क्या दिक्कत है। और एक सिस्टम रखा गया कि भाई 100 रुपए तुम्हें हम पर डे का देंगे। तो दोनों निकल पड़े और निकलने से पहले
उसने कहा भाई अगर नाश्ता पानी करना हो तो उसने कहा अच्छा ये 2 रुपए तुम रख लो और ये 2 रुपए तुम रख लो, और दोनों लोग जब नाश्ता पानी करना होगा तो आपस में जाके कर लेना और फिर इसको सेल करना, फिर आना तो बाकी हिसाब किताब होगी। दोनों निकले, एक पूरब निकल गया, एक पश्चिम निकल गया। दोपहर तक बर्फी ले लो बर्फी ले लो चलता रहा, और वापस देखा गया कि भाई दोपहर का टाइम हो गया है, एक भी बर्फी नहीं बिकी है। चलो अब बाद में पहले लंच कर लिया जाए। राम श्याम फिर इकट्ठा हुए और आपस में बातचीत हुई कि यार बिका तो कुछ नहीं। तो श्याम ने कहा मेरा भी कुछ नहीं बिका। उसने कहा यार कहीं ऐसा ना हो दुकानदार का नुकसान हो जाए, ऐसा करते हैं कि लंच करना है तो लंच करने के बाद फिर बेचेंगे। तब तक श्याम के दिमाग में एक बात आई कि यार लंच ही करना है तो आओ इसी बर्फी का ही लंच कर लेते। तो उसने क्या किया कि कही राम मेरे पास 2 रुपए है, तुम मुझे इस 2 रुपए की बर्फी दे दो। तो राम ने कहा बहुत ठीक है। राम ने 2 रुपए लिया और उसको बर्फी दे दी। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, मेरे पास तो 4 रुपए हो गए। अब तो एक काम करो कि मैं भी खा लेता हूं। फिर उसने 2 रुपए दे दिया और राम ने श्याम को दिया, श्याम ने फिर बर्फी दे दी। तो बर्फी दोनों खाए और दोनों के पास फिर 2-2 रुपए बच गए। बड़ा अजीब रहा कि या तो 2-2 रुपए फिर बच गए, ये गजब का सिस्टम है। फिर अंतोगत्वा क्या हुआ, दोनों ने फिर एक दूसरे को 2-2 रुपए दिए और फिर बर्फी आई, फिर आदान प्रदान हुआ और फिर दोनों ने बचा, देखा रही है फिर मेरे पास 2 रुपए बचा। ऐसे करते करते 50 बर्फी दोनों की खत्म हो गई और दोनों के पास कितने बचे, 2-2 रुपए। हाँ यार हर बर्फी का हिसाब आ रहा है लेकिन ये बचा मेरे पास 2 रुपए कैसे। वो फिर दुकानदार के पास गए, उन्होंने कहा कि यार तुम लोग जल्दी आ गए, कहा सेल हो गई। तो कहा पैसा, इधर 50 बर्फी इधर 50 बर्फी, 100 रुपए इसके 100 रुपए इसके। तो कहाँ है भाई। उसने कहा ये 2 रुपए लो। फिर कहा ये 2 रुपए, हो गया हिसाब। कहा क्या बात करते हो, 100 बर्फी बेच के आए हो, एक बर्फी की कीमत 2 रुपए थी, तो ये कैसे तुम दे रहे हो। कहे नहीं नहीं हम एक एक बर्फी का हिसाब दे सकते हैं। कहा कैसे दे सकते हैं। कहा अगर विश्वास ना हो तो फिर से देखो और मैं आपके सामने बेच के दिखाऊं। तो दोनों ने फिर 50-50 बर्फी दी और जब आदान प्रदान होना शुरू हुआ तब दुकानदार को यह समझ में आ गया यहां गलती क्या हो रही थी। सेम उसी तरीके से आज एमलम हर व्यक्ति के दिल में दिमाग में घर कर गया है और वो इसे करना चाहता है, बड़े लेवल पर जाना चाहता है। लोग ये जान गए हैं कि एमलम में लोग प्लेन तक खरीद रहे हैं, सुख दुख ये झेल लेंगे, लाभ हानि ये समझ लेंगे। लेकिन अब रियल प्लान हमें करना है। और आम आदमी जब प्लान सुनता है और किसी ने ये कह दिया अरे क्या बात करते हो, इसमें तो बिजनेस जीरो हो जाता है, हर महीने जीरो, हर महीने जीरो, तो इसका कैसे करेंगे, ये तो बेकार है। लेकिन आज आपके सामने आप ऐसे दुकानदार न बने कि आपके सामने
बर्फी रूपी समय भी चला जाए और हाथ में आपके कुछ ना आए। तो आज कुछ डिटेल बातें होंगी, एक वीडियो चलेगा, उस वीडियो को बखूबी आप सुनिएगा। इसके बाद मैं फिर कुछ चीजें आपके सामने बोलूंगा। अब ये आपके सामने वीडियो आएगी, मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी कि आप स्वस्थ रहें और आपकी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में विद्यमान हो। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां तो ये कहती हैं कि मेरा बिजनेस कभी जीरो नहीं होता। आज उन्हीं टॉपिक पर मैं बहुत ही गहन बातें आपसे कहने वाला हूँ, लेकिन हमारी सारी बातें आप तभी क्रमबद्ध समझ पाएंगे जब मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को देखने के बाद ही इसे आप देखें, तब सारी जानकारी आपको बहुत ही डेप्थ मिल जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ी निष्ठा के साथ अपना संगठन बनाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर का जो संगठन बनाने का तरीका है हर कंपनी में अलग अलग है। बहुत सारी कंपनियां राइट एंड लेफ्ट एंड राइट से निर्मित होती हैं, यानी उसमें 2 लेग होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें कई लोगों का प्रधान सिस्टम होता है। 1 लेग, 2 लेग, 6 लेग, 8 लेग, 16 लेग तक के सिस्टम होते हैं। इन संगठनों का निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं निर्माण करने वाली डायरेक्ट सेलर का उसमें लाभ होता है। अब वो लाभ क्या है? कोई भी डायरेक्ट सेलर जब कुछ भी परचेजिंग करता है तो उसका एक बिजनेस वैल्यू जनरेट होता है, और वो बिजनेस वैल्यू डेप्थ से लेकर अब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेप्थ से लेकर अब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहीं पर कुछ बातें ध्यान देने वाली है। कुछ कंपनियां कहती हैं कि मैं बिजनेस वैल्यू का 87% बांट रही हूं, और कुछ कंपनियां कहती हैं कि मैं बिजनेस वैल्यू का 45% बांट रही हूं। इसके विषय में मैं पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, वो आप लोग अपने तरीके से कॉमन सेंस लगा के समझ लीजिए। लेकिन यहां पर जो मुद्दा है, अगर 2000 रुपए बिजनेस वैल्यू किसी डेप्ट ने जनरेट किया तो ये बिजनेस वैल्यू इसका भी कहलाता है, इससे अटैच इसका भी कहलाता है, इससे अटैच इसका भी कहलाता है, और इसका स्पॉन्सर ये है तो इसका भी कहलाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ होगी। मान लीजिए इस व्यक्ति ने 2000 रुपए बिजनेस वैल्यू जनरेट किया, तो इसका स्पॉन्सर जस्ट ये भी इसी 2000 रुपए को मानेगा कि मेरा ये बिजनेस है, ये भी मानेगा मेरा बिजनेस है, ये भी मानेगा मेरा बिजनेस है, ये भी मानेगा मेरा बिजनेस है, और ये भी मानेगा मेरा बिजनेस है। तो जो भी जिन बिजनेस वैल्यू जनरेट हो रहा है वो इन सब में बिजनेस की लास्ट क्लोजिंग में, यानी मंथ के लास्ट में, कुछ लोग वीकली क्लोजिंग करते हैं, उसमें ये क्लोज होकर बताए हुए परसेंटेज अब तक बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ 2000 रुपए बिजनेस वैल्यू का 900 रुपए इन सब में बढ़ जाएगा। अब यहाँ कंपनी की चालाकी क्या है? कुछ कंपनियां ये कहती हैं कि मेरा जो बिजनेस वैल्यू आपने जनरेट कर लिया है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोग चक्कर खा जाते हैं। और आप ये बताइए और समझिए कुछ इस उदाहरण से। मान लेते हैं कि एक कंपनी ये कहती है यदि आप या आपका समूह मिलकर
₹1 बिजनेस वैल्यू से लेके 2002 रुपए बिजनेस वैल्यू तक 10% हम बांट देंगे अगर जनरेट करती है तो, ठीक है। दूसरा, ₹1003 बिजनेस वैल्यू से लेके 7,502 रुपए बिजनेस वैल्यू तक अगर जनरेट करती है तो हम 20% बांटेंगे। 7,503 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेके 25,002 रुपए बिजनेस वैल्यू तक हम 25% बांटेंगे। और 25,003 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेके 75,002 रुपए बिजनेस वैल्यू तक हम 30% बांटेंगे। 75,003 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेके 1,50,02 रुपए बिजनेस वैल्यू तक हम 75% बांटेंगे। इतना डिफरेंस बांट रही है, बाकी धीरे धीरे पिन अचीवर्स को 87% तक दे रही है। अब यहां पर बहुत ही सरल तरीके से हम समझना चाहेंगे। मान लीजिए बहुत बड़ी टीम है और एक व्यक्ति जो एकदम डेप्ट में है, उसने 1,000 रुपए बिजनेस वैल्यू की खरीदारी अप्रैल 2020 में की। अब इसकी क्लोजिंग होनी है। क्लोजिंग चाहे वो मंथली हो चाहे वो वीकली हो। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस वैल्यू जनरेट किया गया उस बिजनेस वैल्यू का कुछ हिस्सा हम इसको दे देंगे जो इतनी % पर ये है, बाकी जो बचता है वो सारा हिस्सा हम अपलाइन तक दे देंगे। अब इसने बिजनेस वैल्यू जनरेट किया 1,000 रुपए, तो ये पहुंच रहा है 10% स्लेब पर। देखिए ₹1 से लेके 1,002 रुपए बिजनेस वैल्यू तक 10% है। क्लियर हो रही बातें? अब यहां क्या है कि 100 रुपए तो इसे मिल गया, बाकी जो 870 रुपए बचे, जिसमें से 100 रुपए इससे मिला, 770 रुपए जो बचे, इन सब अपलाइन को मिलते हुए ऊपर तक बढ़ जाएगा। यही रूल होता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। अब ये क्या कहते हैं, ऐसी कंपनियां जो कहती हैं मेरा बिजनेस वैल्यू 0 नहीं होता। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यही व्यक्ति मई 2020 में मान लीजिए 6,502 रुपए की खरीदारी फिर करता है, क्योंकि बिजनेस तो 0 होता नहीं। तो इसका जो टोटल मई में जो बिजनेस निकला वो 7,502 रुपए बिजनेस वैल्यू निकला। यानी पहले का 1,000 और फिर नेक्स्ट माह का 6,502 रुपए का टोटल बिजनेस 7,502 रुपए निकला। इस स्लेब के हिसाब से 1,003 रुपए बिजनेस वैल्यू टू 7,502 रुपए बिजनेस वैल्यू के हिसाब से 20% अब बटना चाहिए इसको। तो इसका जब 20% निकलता है तो 1,540 रुपए निकलता है। 7,502 रुपए बिजनेस वैल्यू का 20% 1,540 रुपए निकलता है। लेकिन जब बात देखी जाती है डेप्ट में, स्टेटमेंट जब आता है तब पता क्या चलता है कि इसको तो मात्र 1,340 रुपए मिला। अब दंग हो गया, भाई मैंने तो बिजनेस इतने क्या किया था, आपने कहा था बिजनेस तो 0 होता नहीं। तब कहते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, ऐसी बातें थोड़ी होती हैं। आप समझो, ये 7,502 रुपए जो हुआ है, इसमें से 1,000 रुपए का कमीशन तो आपको पहले मिल चुका है। यहां पर देखिए हमने क्या किया कि 6,502 रुपए का आपका इस बिजनेस का जोड़कर 7,502 रुपए किया, और जिससे स्लेब आपका बढ़ गया। लेकिन इसका कमीशन अब दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि बढ़ चुका है। अब यहीं से 3 महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ जाएंगी। पहली, जब इस डेप्ट व्यक्ति ने अप्रैल माह में जो भी बिजनेस वैल्यू जनरेट किया, उसका पूरा हिस्सा, पूरा कमीशन अप्रैल माह की क्लोजिंग में डाउन से लेकर अप तक बट जाता है। क्लियर हुई बात पहली। दूसरी, मई माह के क्लोजिंग में अप्रैल माह द्वारा जनरेट किए हुए बिजनेस वैल्यू का तनिक मात्र भी हिस्सा हमें प्राप्त नहीं होता मई माह में। यानी अप्रैल बिजनेस का कोई मतलब नहीं है।
तीसरी मुख्य बात है, जो नियम डाउनलाइन के लिए निर्देशित किया जाता है वो नियम अपलाइन के यानी समस्त अपलाइन पर वही नियम लागू किया जाता है। फिर भी ये लोगों से कहते हुए सुना गया है, हमारे बहुत सारे अपलाइन ये सुनते आ रहे हैं अपनी अपनी अपलाइन द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा, अगर अगले महीने आपको पिन अचीव करना है, पुनः यही वाला करंट वाला फिर से अटेंड करना है, तो आपको अपनी डाउनलाइन में सुपर स्टार पिन अचीवर फिर निकालना जरूरी है। फिर अपने डाउनलाइन में आपको अगर रॉयल्टी फिर से लेना है तो निर्धारित किए हुए बिजनेस वैल्यू को जनरेट करना फिर जरूरी है। आपको पीजी फिर करना जरूरी है, आपको जीपीजी फिर करना जरूरी है। जब इतना ही जरूरी है तो मैं भारत की समस्त कंपनी, भारत के समस्त डिस्ट्रीब्यूटर से एक बात पूछना चाहूँगा कि फिर ये भी जरूरी है कि आज से आप ये कहना शुरू कर दें कि बिजनेस वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि आपके इस सेंटेंस से भारत के बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनकी दुनिया हमेशा भ्रमित रहती है और वो बहुत बड़े अचीवमेंट को हासिल करने में नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आपका ये सेंटेंस उनको दूरगामी दृश्य नहीं दिखा पाता। मैं उन समस्त कंपनी से, उन समस्त डायरेक्ट सेलर से ये अनुरोध करूंगा कि ये सेंटेंस कहना बंद कर दें कि हमारा पिछला बिजनेस भी जिंदा रहता है, वो 0 नहीं होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज कमीशन। कमीशन 0 तो बिजनेस वैल्यू अपने आप 0 हो जाता है। आज अगर इस बात को आपने समझ लिया तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे डायरेक्ट सेलर को, ऐसी कंपनियों को न्यायालय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ एक विशेष मुद्दे पे लेके जाना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं बनारस के, तो उन्होंने कहा यार बिजनेस वैल्यू चलो मान लेते हैं 0 हो जाता है, लेकिन स्लेब जो एक बार मैं पा गया वो स्लेब 0 तो नहीं होता ना। वो स्लेब एक बार आ गया तो आ गया। तो मैंने उनसे पूछा यार ये फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? तो उसने कहा अरे इसमें नुकसान कैसा यार, जब एक बार मान लो हम 35% पे आ गए तो हम दोबारा नीचे जाएंगे नहीं, तो इसमें फायदा ही फायदा है। ये हमारे देश के समस्त डायरेक्ट सेलर जो इन भ्रांतियों में जीते हैं, आज उनका स्पष्टीकरण होने वाला है। फायदा नहीं है अपितु नुकसान है। कैसे नुकसान है? क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ टॉपिक पर मैं आज आपसे बातचीत धीरे धीरे करूंगा। अब फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। एक डायरेक्ट सेलर जब कंपनी में, किसी भी कंपनी में आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि मुझे पिन अचीवर्स मिलना है, रूबी बनना है, डायमंड बनना है, सफायर बनना, बड़े लेवल पर जाने का प्रयास करता है। क्या यही सपना होता है? इस सपने को अगर हम चेक करें तो जब संगठन बनाता है तो 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स की डाउनलाइन में आते हैं। पहला परचेजर और दूसरा लीडर, जो वर्क करता है उनके लिए, अपने लिए, वो भी अपना सपना आपके जैसा बनाता है। परचेजर ये कहता है कि हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। 90% लोग ऐसे ही आते हैं, ये कटु सत्य है। और सच ये है कि 10% लोग इस तरीके के लोग मिलते हैं।
हमें और आप पर विचार करना है। जब हमारे पास हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा साधन हमारा लीडर है और लीडर को ही हम ऐसे प्लान में डाल देते हैं जिससे उसका आर्थिक नुकसान हो, तो क्या हमारे सपनों को और खुद वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? सेकंड टॉपिक ये देखिए। अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं आपके भ्रम को दूर करने के लिए। मान लेते हैं ये आप हैं और आपने 500 रुपए बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की है। ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति के जो समूह ने, मान लेते हैं सपोज है 25,001 रुपए बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की है। ये दूसरा ग्रुप है आपका जिसने 50,002 रुपए बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की है। अब इस स्लेब के हिसाब से जो मैंने पहले आपको बखूबी तरीके से स्लेब के विषय में बता दिया है, इस स्लेब के हिसाब से ये जो पहला ग्रुप है ये 30% पे जाता है और दूसरा ग्रुप भी 30% पे जाता है। आपका जो टोटल बिजनेस है 500, 25,001, 50,002 टोटल मिला के 75,503 रुपए बिजनेस वैल्यू होता है और आप स्लेब पर जाते हैं 35%। इसके हिसाब से कमीशन चेक करें। आपका 500 रुपए का जो स्लेब है उसके हिसाब से, मतलब आपका जो टोटल स्लेब है तो 500 रुपए जो परचेजिंग है वो 35% है, यानी 175 रुपए ये कमीशन बना। 25,001 रुपए ये 30% पे है, तो डिफरेंस आप देखें, आप 35 पे हैं, ये 30 पे है, तो आप 5% इस ग्रुप से पाएंगे, यानी आप पा रहे हैं 25 लगभग 1250 रुपए 50 पैसे आप पा रहे हैं इस ग्रुप से। दूसरा 50,001 रुपए ये 30% पे है और आप 35% पे हैं, यहां आप पा रहे हैं 2510 पैसे। अब इसको अगर टोटल किया जाए तो 3225 रुपए 60 पैसे आपकी टोटल इनकम जनरेट होती है। अब हमारे अंदर डर क्या है, बहुत गौर से समझें। अगर हमारा स्लेब घट गया तो, अगर हमारा स्लेब घट गया तो क्या होगा? आज मैं इसी चीज को दो भागों में डिवाइड करूंगा। पहला, एक तो आपका स्लेब वही रहता है और बिजनेस घट गया तब क्या हुआ। दूसरा, आपका स्लेब बिजनेस घट गया और स्लेब भी घट गया है, दोनों में हम डिफरेंस करके देखेंगे किसमें पैसा ज्यादा आता है। हमारे डर को ही लोग, कंपनियों ने हथियार बना लिया। अब चलिए चेक करते हैं। आपका बिजनेस में भी घटा, जो कि हर एम्बलम की कंपनी में, हर बिजनेस में, हर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिजनेस घटता बढ़ता रहता है। मान लीजिए कि डर हमारा क्या है कि अगर मेरा बिजनेस घटेगा तो स्लेब भी घट जाएगा। तो चलिए डर को खत्म करते हैं। मान लीजिए हमारा बिजनेस घटा, आपने 500 रुपए बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की और आपके पहले ग्रुप ने 7,501 रुपए की बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की और आपके दूसरे ग्रुप ने 25,001 रुपए की खरीदारी की, जो कि पहले दिए गए उदाहरण के से बिजनेस हमारा घट गया, लेकिन स्लेब हमारा नहीं घट रहा। भाई स्लेब तो वही है। अब जरा कमीशन चेक करते हैं। यहां पर आप पहले भी 35% पे थे और जब इसका भी स्लेब नहीं घटेगा तो ये भी 30 ही पे रहेगा, और इसका 50,000 रुपए बिजनेस जनरेट किया था तो भी 30 पे है, और 25,000 रुपए बिजनेस वैल्यू जनरेट किया तो भी 30 पर है। अब चलो चेक करते हैं। 500 रुपए बिजनेस आपका, पहली लेख का 7,501 रुपए, दूसरी लेख का 25,001 रुपए, टोटल बिजनेस हुआ 33,002 रुपए बिजनेस वैल्यू, जबकि स्लेब घटना चाहिए लेकिन यहां स्लेब घटेगा नहीं। अब कमीशन देखते हैं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि आपने स्लेब ना घटाने वाले प्लान को ऐड किया है। अब यहां चेक करें कि 500 का कमीशन वही 775 रुपए, 7,501 का अगर हम डिफरेंस 5% निकालेंगे तो 300
₹75.50 और 25,001 रुपए का अगर हम 5% का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1250 रुपए प्लस 5 पैसे। टोटल कितना का 1801 रुपए। अगर हमारा बिजनेस तो घट गया लेकिन स्लेब नहीं घटा, तब की कंडीशन को आप देख रहे हैं। अब आगे देखिए, अब यही देखें आप, अब यहां पर बिजनेस भी घटेगा और स्लेब भी घटेगा, यानी नेचुरल बिजनेस। मान लेते हैं कि यहां का बिजनेस स्लेब अब घटा, क्योंकि यहां पर 7,701 है, स्लेब गया 20% इसके अकॉर्डिंग, और यहां 25,501 है तो इसके अकॉर्डिंग यहां 25% स्लेब गया। यहां पर आपने 500 रुपए बिजनेस वैल्यू की खरीदारी स्वयं की और सब टोटल मिला के जब देखा गया तो बिजनेस आपका आया 33,002 रुपए, इतना बिजनेस वैल्यू। तो स्लेब आपका 30% गया। कमीशन चेक करते हैं, स्लेब के घटने के बाद अब कमीशन चेक करते हैं। आपको 30% पे, तो 500 का 30% 150 रुपए। अरे बाप रे, वहां 175 था, यहाँ 150 रुपए। लेकिन यहां चेक करो, इसको देखें, 7,501 रुपए बिजनेस वैल्यू, 20% और आपको 30% में डिफरेंस जरा चेक कीजिए। यहां आया 750 रुपए 1 पैसे। इधर का डिफरेंस अगर चेक करें तो 30 - 25 = 5, तो हम 25,001 रुपए का अगर हम 5% निकालेंगे तो 1,250 रुपए 5 पैसे। टोटल किया स्लेब घटने पर तो आता है 2,150 रुपए 6 पैसे, बल्कि स्लेब जब नहीं घट रहा था तो आ रहा था 1,800 कुछ रुपए से। क्या सोचना है लोगों का, एक ही गाना याद आता है। देखिए, अब यहां पर इस चीज को आपने काफी हद तक समझा होगा, लेकिन अब इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं, वहां तक पहुंचने के बाद जब अगर आप यहां नहीं समझेंगे तो जब 1-2 साल बीत जाता है तब आपके साथ क्या घटना घटती है ये आप देखिए। अब मैं कुछ पीपीटी पे लेके जाऊंगा आप लोगों को, और जी, बातें और आवाज हमको लगता है आप लोग को आ रही है। अभी तक आपने ये देखा छोटे छोटे स्लेब पर क्या घटनाएं घटती हैं, लेकिन इन चीजों को जब हम निगलेक्ट कर देते हैं और एम्बलम में ऐसी कंपनियों अपनी यात्रा जब और आगे बढ़ाते हैं तब क्या होता है आपके साथ। आप देख रहे हैं कि एक राम है, उसके लेफ्ट में 3.5 लाख का बिजनेस हुआ है, राइट में 80,000 का हुआ है। तो राम का डिफरेंस आया है 12.5%, क्योंकि डिफरेंस इनको मिलेगा पावर में। 80,000 का 12%, 9,600 रुपए। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा तो समझते जाइएगा। अब इसी को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं, ठीक है। फिर से आते हैं जी। इतना तो हम सब ये जानते हैं कि बिजनेस कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो डिक्रीज इंक्रीज करता रहता। इसे हमें मानना होगा कि घटाव बढ़ना ये सब होता रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है लोगों में कि बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब घटता है, जो कि स्वाभाविक है कि घटता और बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन पे आप देखें कि ऐसे कंडीशन पे क्या होता है लोगों के साथ। एक तरफ है
जिसमें हर महीने बिजनेस जीरो हो जाता है, और दूसरी तरफ है ही नियम मेरी डाउनलाइन पे भी तो लागू होगा। अब आगे इसमें देखें, यहां पर 3.5 लाख का बिजनेस हुआ, अब यहां हो गया 20,000 का। अब इसको देखें, यहां पर बिजनेस जीरो होकर फिर से स्लेब आएगा, तो ये आ गए 22% पर, ये आ गए 8% पर, और आप स्वयं राम 22% पे हैं। तो डिफरेंस देखिए, 20,000 का 14%, 2800 रुपए। इधर देखिए, जहां पर स्लेब नहीं घटा, एक बार 80 पा गए थे तो 10 पर थे, लेकिन इस बार बिजनेस घटा तो 20,000 हो गया, होता रहता है। लेकिन राम के बारे में सोचिए, अब ये राइट का जो व्यक्ति है उसने 20,000 जनरेट किया है, पर स्लेब वही 10% है। अब जरा डिफरेंस देखें, 20,000 का 12%, 2,400 रुपए आ रहा है। यानी बिजनेस जब जीरो हो जा रहा है तो विषम परिस्थितियों में भी आपके लिए वो डूबते हुए जहाज में तिनके के बराबर हो, कि भैया यहां देखिए जिंदा हो, पर इधर देखिए 2,400 रुपए हो गया जहां 2,800 कमाना था। अब यहां पर जब बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, अरे 400 और 800 क्या है, तो आगे देखो। अब यहीं पर मान लेते हैं आपकी लेफ्ट में भी रियलिटी है और राइट राइट में भी रियलिटी। श्याम पहला व्यक्ति है जो रॉयल्टी अचीवर है लेफ्ट में, और घनश्याम जो राइट में रॉयल्टी अचीवर है। अब आप यहां पर चेक करें तो सबसे पहले हम चेक करते हैं श्याम का, थोड़ा सा ये कहां गए भाई? इसमें आप देखें कि ये देखिए, पहले हम श्याम का निकालते हैं। श्याम का जो लेफ्ट में है 22% पे है, राइट में जो 18% पे है, और अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 4% का डिफरेंस आया। 22 पे ये भी है, श्याम भी है, और 22% का डिफरेंस देखिए, 18 माइनस 22, डिफरेंस इनकम 10,000 रुपए कहां से आया? राइट से, श्याम के राइट से। रॉयल्टी इनकी बनी 21,000 रुपए, क्योंकि ये 2.5 लाख पर है। 5% इनको बोनस आ गया, ठीक है। इसके बाद आप चेक करें कि टोटल इनका जो डिफरेंस आया 43,500 रुपए प्लस अवेयरनेस जो भी होगा। अब आते हैं राइट पर, सेम वही कंडीशन, थोड़ा बहुत डिफरेंस। इनकी इनकम 32,000 रुपए। राम की इनकम देखिए, राम ने 8% रॉयल्टी अचीव किया है, 27,000 रुपए रॉयल्टी पा गई, 6% 27,000 रुपए बोनस भी आ गया, 1% टेक्निकल अचीवर भी बन गए, और 60,000 रुपए पा गए। अब 50% अवेयरनेस अगर किसी के पास है तो, लेकिन यहां तो है। अब यहीं पर आप देखिए, एक बार 8% रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद मंथन कीजिए, क्या बिजनेस हमेशा स्थिर रहेगा? कल को ईश्वर न करे ये घट गया तो आगे देखें क्या होगा। क्योंकि बढ़ रहा है तो आपको जीरो वाले में भी प्रॉब्लम नहीं होगी,
और बढ़ घट रहा है तो आपको प्रॉब्लम यहां होगी, यही अरे घट गया। तो हम घटने वाले पर और बढ़ने दोनों पर बात करते हैं। चलिए, इस उदाहरण में परसेंटेज कम नहीं हो रहा है लेकिन बिजनेस कम हो रहा है। अब आप चेक कीजिए, यहां पर आप देखें श्याम वीराइटी नहीं बने, घनश्याम वीराइटी नहीं, और राम 3,25,000 पे आए और इधर आ गए 3.5 लाख पर। अब राम भी रॉयल्टी नहीं। लेकिन एक बात जानना जरूरी है कि स्लेब नहीं घटेगा। हम 2.5 लाख से 1,25,000 हो गए तो भी 18 पे हैं, और 2.5 लाख पर थे तो भी 18 पे थे। हम 3.5 लाख पर थे तो भी 22 पर हैं, और 2 लाख पे आ गए तो भी 22 पे हैं। अब यहां तो जो नीचे श्याम और घनश्याम हैं, इनकी तो इनकम आपको दिख रही होगी कि 5,000 रुपए और 4,000 रुपए पा गए। लेकिन जरा राम के बारे में सोचिए, माला तो पहन लिया है बड़ा बड़ा, ताली तो बज रही है, अरे फला व्यक्ति रॉयल्टी बन गया, लेकिन नीचे का स्लेब नहीं घट रहा है। चेक कर लीजिए, क्योंकि 22 पर ये भी है, 22 पर राइट भी है, 22 का लेफ्ट भी है, और राम भी 22 पर हैं। डिफरेंस 0, रॉयल्टी आई नहीं 0, बोनस मिलेगा नहीं 0, टेक्निकल 0, इनकम 0, क्योंकि हर जगह रॉयल्टी फीवर है तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। कैसे कहें, अगर बता दिया तो नीचे वाले तो वो भी काम नहीं करेंगे। अगले महीने रॉयल्टी आएगी और इनको बता दिया कि बिजनेस गिरने पर हमारी हालत कुछ नहीं रह जाती तो क्या होगा। यही वीक पॉइंट होता है। और जिसका बिजनेस आगे देखें 0 हो जाता है, वहां पर आप चेक करें अब राम की इनकम, क्योंकि फिर से स्लेब सबको अलग अलग मिलेगा। 2 लाख पर आए तो 14% हो गए, 1,25,000 पर आए तो 10% हो गए, 2.5 लाख पर आए तो ये 18% पे हो गए, और 50,000 पे आए तो 9% हो गए। घनश्याम जहां 22 पर थे वहां 18 पे हो गए, सॉरी घनश्याम 18 पे हो गए, श्याम भी 18 पे हो गए, दोनों लोग 18 पे हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन राम को चेक कीजिए, वो 22 पे आ गया। बातें समझने योग्य हैं, और ये बातें अगर आप समझ लेंगे तो अपनी पूरी लाइफ कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारा बिजनेस हुआ 0 का है, हो जाता है। आप विश्वास मानिए, ऐसे अंधकार बिजनेस का अंत तो बहुत बुरा होता है। और कभी ऐसे लोगों से पूछिए, और ज्यादातर ये प्रश्न वही लोग करते हैं जो कभी भी अपने लेफ्ट में राइट में रॉयल्टी अचीवर नहीं पैदा किए, क्योंकि अगर वो अचीवमेंट में होते तो इस दर्द को जानते। अब यहां आप इनका बिजनेस चेक करें, यहां श्याम को भी पैसा मिलेगा, घनश्याम को भी पैसा मिलेगा, और राम को भी देखिए 25,000 रुपए समथिंग रुपए मिल गए। क्या ठीक है, कुछ बातें मुझे लगता है आपको समझ में आनी चाहिए। यहीं पर अगला जो टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक, अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो एक लेग और खोल लूंगा। अरे भाई,
वही लेंगे। अगर आप 14% वाले, 10% वाले, 18% वाले और 9% वाले के नीचे ज्वाइन करा दें, तब तो ये ताकत इन सब की बढ़ जाएगी ना। क्यों 4-4 लाख खोलते हो? इन्हीं 14, 10, 18 और 9 पर काम कीजिए। इनको और बड़ा रॉयल्टी चेयर बनाइए, आप और बड़े टेक्निकल बन जाइए। तो सबसे बड़ी बात है, हम दूरदृष्टि के हिसाब से प्लान को कैसे देखते हैं। बस एक छोटा सा लड्डू मिला, जीरो हो जाता है, मेरा नहीं होता। भैया आप इस कंडीशन पे आके देखिए, ठन ठन गोपाल है, 1 रुपए नहीं मिलता और मुझ पर ताव भी डालनी पड़ती है, हंसना भी पड़ता है, स्टेज पे माला भी पहनना पड़ता है, और घर जाते हैं तो शायद क्या क्या होता होगा हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो JMBD मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड, मैं दद्दा जी का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि कभी कभी उनसे लोग ये कहते हैं कि जैसी लहर बह रही है उसी में हम भी बह पड़ते हैं। तो वो बोलते हैं इस बात को कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, विश्व लेवल का बनना है। और विश्व लेवल का हम तभी बन पाएंगे जब हम सच्चाई से काम करेंगे। और सच्चाई से काम करने वाले व्यक्ति को हो सकता है दिक्कतें आए, परेशानियां आए, लोग छटकें, लोग जाएं, लेकिन जब समझ जाएंगे कि नहीं भाई JMBD में सच्ची बातें की जाती हैं, तो आप विश्वास मानिए, उनका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों एक दिन उन्हें वापस आना है और सच्चाई समझनी है। और जो नहीं समझेंगे तो भाई वो उनकी किस्मत, और किस्मत का डिफिनीशन आप जानते हैं, किस्मत के हैं आप। आज का मेरा टॉपिक यही था, और मैं फिर से दत्ता जी का धन्यवाद दूंगा कि इस तरह के जब जब कभी प्रेशर पड़ा दत्ता जी के ऊपर, तो उन्होंने इस तरीके के प्लान को तुरंत बेनिफिट पाने के लिए कभी नहीं किया, और ना ही शायद ऐसा कभी होगा, मुझे पूरा यकीन है। और आप सब भी इससे संबंधित कोई और भी क्वेश्चन समझना चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और साथ साथ आज की मीटिंग मैं यहीं पर क्लोज करूंगा, और आप सबको ढेर सारी शुभकामना। ईश्वर करे इसका अगर 1% भी समझ में आ जाएगा तो आपको रियल प्लान अपने आप अद्भुत तरीके से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्लान रियल प्लान है। और JMBD का प्लान रियल प्लान है, वो आपको कभी भी लोभ देकर आपसे कभी बिजनेस नहीं करना। वो सिर्फ यही कहेगी मुझे रियल काम करना है, मैं थोड़ा देर में सक्सेस होऊंगा, लेकिन लोगों के सामने सच्ची बातें रखूंगा। आप इसी के साथ जय JMBD। आप सभी को मेरा प्यार भरा और ईश्वर से प्रार्थना भी कि आप सदा स्वस्थ रहें, आपका बिजनेस लगातार बढ़ता है। जय JMBD।